सुप्रभात बच्चों। श्री कपिल मुनि राजकीय महिला महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत श्री रविंद्र कुमार जी हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत कंप्यूटर पर चर्चा की थी कि कंप्यूटर क्षेत्र में हिंदी विद्यार्थी के लिए रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। आज के लेक्चर में हम प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ही जनसंचार पर चर्चा करेंगे, मास कम्युनिकेशन पर, कि जनसंचार में हिंदी विद्यार्थी के लिए रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। तो प्राचीन काल में जनसंचार का जो सबसे बड़ा माध्यम था वो अभिभावक, गुरु, शिलालेख, भोजपत्र आदि थे। लेकिन जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है तब से जो जनसंचार माध्यम है वो द्रुत से द्रुत हो गए हैं। इनके द्वारा किसी भी संदेश को कई गुना बढ़ाकर एक बड़े जनसमूह में पहुंचाया जाता है। इनके जनसंचार माध्यमों से जिस गति से मानव का या फिर समाज का आधुनिकीकरण हुआ है उसी गति से हमारी हिंदी का भी आधुनिकीकरण हुआ है। जैसे हिंदी के कुछ शब्द हैं, कोर्ट यानी कि अदालत, कचहरी है। अदालत कचहरी एक आम सा शब्द है जो लौकिक शब्द है, लेकिन आज यही अदालत कचहरी राष्ट्रीय स्तर पर न्यायालय के रूप में बोला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोर्ट के रूप में बोला जाता है। ऐसे ही एक शब्द है चुनाव, जो आम सा शब्द है, लौकिक शब्द है, लेकिन यही चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर क्या बोला जाता है? निर्वाचन कहा जाता है इसको, और अंतर्राष्ट्रीय रूप इसका इलेक्शन हो गया है। तो इस प्रकार इन जनसंचार माध्यमों ने भाषा को भी नवीन बना दिया है, भाषा का भी आधुनिकीकरण कर दिया है। तो जनसंचार बहुत से माध्यम होते हैं, बड़ा एरिया है मास कम्युनिकेशन का। इसको हमने 3 भाग दिए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि 3 पार्ट किए हैं हमने। सबसे पहला है श्रव्य माध्यम, दूसरा है दृश्य माध्यम और तीसरा है दृश्य श्रव्य माध्यम। 3 पार्ट हैं। श्रव्य माध्यम वो होते हैं जिनको सुनकर हम सूचना प्राप्त करते हैं, वो श्रव्य माध्यम होते हैं। या जिनके प्रयोग में हमारी जो कर्ण इंद्रिय है वो सक्रिय रहती है, या जिनके लिए हमारी कर्ण इंद्रिय सक्रिय रहती है वो श्रव्य माध्यम होते हैं। जैसे रेडियो है, टेलीफोन है, टेप रिकॉर्डर है, ऑडियो कैसेट, ये सारे के सारे श्रव्य माध्यम हैं। रेडियो तो बहुत ही पॉपुलर श्रव्य माध्यम है। आज समय की मांग रेडियो क्या है? रेडियो मनोरंजन भी करता है, शिक्षा भी देता है, ज्ञानप्रद है ये एक श्रव्य माध्यम। तो रेडियो एक पॉपुलर माध्यम है। उसके बाद है दृश्य माध्यम। दृश्य का अर्थ होता है देखना, यानी कि जिनको हम देखकर सूचना प्राप्त करते हैं वो दृश्य माध्यम होते हैं। या फिर जिनमें हमारी जो चक्षु इंद्रिय वो सक्रिय रहती है, जिनके प्रयोग में हमारी चक्षु इंद्रिय सक्रिय हो वो दृश्य माध्यम होते हैं। जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, टेलीग्राम है, टेलीप्रिंटर है, ईमेल है, फैक्स है, ये सारे दृश्य माध्यम है। तो समाचार पत्र पत्रिकाएं क्या है? हमें बहुत सूचनाएं देती हैं। आज तो समाचार पत्रों की बड़ी धूम है, घर घर तक पहुंचाए जाते हैं। समाचार पत्र पढ़ने की आदत सी हो गई है, बगैर समाचार पत्र पढ़े दिन गुजरता ही नहीं है। तीसरा माध्यम है दृश्य श्रव्य, यानी कि दृश्य भी है और श्रव्य भी है, जो देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, जिनमें दोनों इंद्रियां काम करती हैं, कर्ण इंद्रिय भी और चक्षु इंद्रिय भी।
वो दृश्य माध्यम होते हैं, यानी कि जिनको हम देखकर और सुनकर सूचना प्राप्त करते हैं, दृश्य श्रव्य माध्यम होते हैं। ये होते हैं रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, वीडियो कैसेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, वीसीआर या वीसीपी, स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ये दृश्य श्रव्य माध्यम है। टेलीविजन बड़ा ही पॉपुलर है। सिनेमा, सिनेमा का भी बड़ा महत्व है आज के युग में। सिनेमा पर जो समाज की सच्चाई घटना है उनको पर्दे पर उतारा जाता है। तो इनमें एक बड़ा विस्तार है जनसंचार का। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, मास कम्युनिकेशन की प्रोसेस है जो कैसे चलती है। पहला स्टेप इसका है प्रेषक का, यानी कि जो सेंडर होता है। फिर दूसरा स्टेप आता है संदेश, मैसेज। तीसरा माध्यम होता है जो मीडियम होता है, और लास्ट स्टेप होता है प्रापक, रिसीवर। यानी कि ये जो मास कम्युनिकेशन या एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो 4 स्टेप से गुजरती है, जिसमें एक सेंडर होता है, सेंडर के बाद फिर मैसेज, मैसेज के बाद फिर मीडियम, मीडियम के बाद फिर रिसीवर। प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्रापक। तो ये तो था एक जनसंचार के बारे में जानकारी। लेकिन इस जनसंचार में एक हिंदी विद्यार्थी क्या रोजगार प्राप्त कर सकता है, एक हिंदी विद्यार्थी के लिए क्या रोजगार हैं, क्या रोजगार की संभावनाएं हैं। तो जनसंचार का जितना बड़ा दायरा है, जितने उसके माध्यम हैं, उन माध्यमों में उतने ही रोजगार के अवसर हैं। बस जरूरत एक स्पेशलाइजेशन की है, एक उत्साह की है, एक लगन की है। अगर ये हो तो रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। तो मास कम्युनिकेशन में रोजगार क्या है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है पत्रकार, जर्नलिस्ट। तीनों माध्यमों में एक जर्नलिस्ट की जरूरत है, श्रव्य में भी, दृश्य में भी और दृश्य श्रव्य में भी। एक जुझारू पत्रकार, जुझारू जर्नलिस्ट, जो उन बीहड़ों से सूचना प्राप्त करके लाता है, सूचना का रिसर्च करके लाता है, जहां पर सूर्य की किरण का पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो एक ऐसे जुझारू पत्रकारों की जरूरत है आज के युग में। संपादक बनकर, संपादक की भी तीनों माध्यमों में जरूरत है, चाहे श्रव्य हो, दृश्य हो। संपादक बनते हैं, एडिटर, यानी कि जो समाचार को छपने योग्य बनाता है वो संपादक, समाचार की काट छांट करता है वो संपादक, जो पत्रों में, समाचार पत्रों में अपने लेख लिखता है वो संपादक। तो हर जगह जरूरत है। पता नहीं कितने समाचार पत्र पत्रिकाएं आज जमाने में निकल रही हैं, तो उनमें संपादक के पद पर वो जॉब प्राप्त कर सकता है। प्रूफ रीडर या प्रूफ शोधक, यानी कि जो करेक्शन करता है। न्यूज होती हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं वो न्यूज लेकर आते हैं, लेकिन उस न्यूज की जो करेक्शन करनी होती है उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो उन गलतियों का जो शोधन करते हैं वही प्रूफ शोधक कहलाते हैं। यानी कि न्यूज में जो करेक्शन करनी होती है वो एक प्रूफ रीडर करता है। तो हर समाचार पत्र में प्रूफ रीडर होते हैं जो समाचारों की करेक्शन करते हैं। तो पंजाब केसरी में तो प्रूफ रीडर ही समाचारों की करेक्शन करते हैं, समाचारों का शोधन करते हैं, तभी जाकर वो छपती है। उद्घोषक, एंकर, जॉकी, रेडियो जॉकी, टीवी जॉकी, रेडियो एंकर, टेलीविजन एंकर। तो ये जरूरत है, एंकर बनकर, उद्घोषक बनकर हिंदी विद्यार्थी अपना रोजगार चला सकता है। विज्ञापन लेखक, विज्ञापन लेखक क्या होता है, यानी कि एड, प्रोडक्ट की एड करनी होती है। तो ये टेलीविजन में भी आती है, रेडियो में भी आती है, सिनेमा में भी ऐड की जाती है। तो आज विज्ञापन की बड़ी मांग है।
विज्ञापन जितना अधिक आकर्षक होगा, लुभावना होगा, वो प्रोडक्ट की मांग उतनी ही अधिक होगी। तो आज विज्ञापन, हिंदी के जो विज्ञापन है वो बड़े आकर्षित हैं। हिंदी में जो शीर्षक लिखा जाता है वो भी बड़े लुभावने हैं। तो इसलिए हिंदी के जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो सबसे ज्यादा क्यों बिक रही हैं, सबसे ज्यादा क्यों पढ़े जा रहे हैं? क्योंकि उनके जो विज्ञापन हैं, उनके जो शीर्षक हैं वो बड़े ही आकर्षित हैं, लुभावने हैं। शीर्षकों, क्योंकि आज किसी के पास समाचार पढ़ने की समय ही नहीं है। ज्यादा समाचार वो क्या है, वो शीर्षक ही पढ़ता है, हेडिंग ही पढ़ता है। तो इसीलिए शीर्षक लेखक बनकर भी इसमें रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। फीचर लेखक, फीचर यानी कि ये समाचार से अलग होता है। समाचार तो क्या है, 12 बजे के बाद बासी हो जाता है, उसको कबाड़ी में फेंक दिया जाता है। लेकिन फीचर को जब भी पढ़ा जाता है वो उतना ही आनंद देता है, उतना ही रस देता है। फीचर को काव्य रूप, यानी कि समाचार को काव्य रूप में ढाला जाता है, समाचार को एक कहानी में पिरोकर बताया जाता है, समाचार को पात्रों के जरिए दिखाया जाता है, वही फीचर लेखन है। तो इसीलिए फीचर लेखक के रूप में भी रोजगार की काफी संभावनाएं हैं। रिपोर्टाज लेखक हैं, जो रिपोर्ट होती हैं, सच्चाई पर आधारित होती हैं, उनको भी एक काव्य रूप में ढालकर रिपोर्टाज बनाया जाता है। रिपोर्टाज आते ही रहते हैं, न्यूज़ समाचारों में रिपोर्टाज आते हैं, जो टूरिस्ट स्थान होते हैं, जो यात्राएं होती हैं, उन पर आते हैं। संवाद लेखक, संवाद लेखक क्या होता है? डायलॉग राइटर, डायलॉग राइटर नाटकों में, एकांकियों में, कहानियों में, सिनेमा में, फिल्मों में, डॉक्यूमेंट्री में डायलॉग की बड़ा महत्व है, डायलॉग का। तो एक डायलॉग लेखक के तौर पर वो अपना रोजगार चला सकता है। यानी कि जिस फिल्म के डायलॉग बड़े, जितने आकर्षक होंगे, जितने लुभावने होंगे, जितने दमदार होंगे, वो फिल्म उतनी ही अच्छी सक्सेस होगी, उस फिल्म का उतना ही बोलबाला होगा। आज हम शोले फिल्म को क्यों याद करते हैं? क्योंकि शोले के जो डायलॉग थे, जो संवाद थे, वो दर्शकों की मुंह पर चढ़कर बोलते थे। आज भी शोले के डायलॉग बोले जाते हैं। तो इसीलिए संवाद लेखक, गीत लेखक, यानी कि जो गीत संगीत है वो सिनेमा की जान है, भारतीय सिनेमा की, बॉलीवुड की जान है गीत संगीत। तो गीत लिखकर, अपनी कविता देकर एक रोजी रोटी कमाई जा सकती है अपने गीत लिखने से। जैसे हमारी बॉलीवुड में, हमारे सिनेमा में जावेद अख्तर जी हैं, गुलजार जी हैं, समीर जी हैं। तो इनके गीत पता नहीं कितने पॉपुलर हुए हैं कहानीकार के रूप में। स्क्रिप्ट राइटर होता है जो, सिनेमा में एक स्क्रिप्ट की बड़ी मांग है। तो एक कहानी देकर, एक आइडिया देकर, एक स्क्रिप्ट देकर अपनी रोजी रोटी कमाई जा सकती है। मुंशी प्रेमचंद जी थे, तो वो भी बॉलीवुड में आए थे, उन्होंने भी अपनी कहानी दी थी बॉलीवुड को, उसकी कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। ऐसे ही अंग्रेजी के चेतन भक्त उपन्यासकार हैं, तो चेतन भक्त के उपन्यासों पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, जिनमें एक प्रसिद्ध फिल्म है थ्री इडियट्स। तो ऐसे ही लेखक होते हैं, कहानीकार होते हैं, वो अपनी रोजी रोटी चला सकता है। एकांकी लेखक है, एकांकी लेखक यानी कि ये नाटक का एक रूप है, छोटा रूप। नाटक तो 3 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है, किसी के पास देखने का समय ही नहीं है। तो क्या है, एकांकी लिखते हैं जो आधा पौने घंटे का होता है। तो रेडियो पर एकांकी आते ही रहते हैं, बड़े पॉपुलर होते हैं। तो एकांकी लिख कर भी अपनी रोजी रोटी वो चला सकता है। पार्श्ववाचक होता है, सिनेमा में क्या होता है, पार्श्ववाचक,
जो पीछे से आवाज निकालने वाला होता है, या कि कलाकार पर्दे पर कार्य कर रहा है लेकिन उसकी आवाज कोई और बोल रहा है, वो पार्श्ववाचक। पीछे से आवाज बोलना पार्श्ववाचक होता है। जैसे ये डबिंग होती है, हमारी दक्षिण भारत की फिल्में हिंदी में कन्वर्ट होती हैं, हिंदी में डब होती है, तो दक्षिण भारत के कलाकारों की आवाज को जो डब बोला जाता है वो पार्श्ववाचन होता है। फोटोग्राफर होता है, फोटोग्राफर न्यूज़पेपर में फोटो छपती हैं, कैमरे में कैद किया जाता है उस जगह को, उस स्थान को। तो जितनी अच्छी फोटो आती हैं उतना ही अच्छा उस समाचार न्यूज़पेपर की प्रशंसा भी होती है। तो एक अच्छा फोटोग्राफर बनकर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। सिनेमेटोग्राफर, सिनेमा में क्या होता है? सिनेमेटोग्राफर। और सिनेमेटोग्राफी सिनेमा की जान है, फिल्म की जान है। सिनेमेटोग्राफी यानी कि जिस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स, दृश्य जितने प्रभावशाली होंगे वो फिल्म उतनी ही अच्छी होगी। ऐसा लगता है कि जब हम सिनेमा में बैठते हैं तो यही लगता है कि हम उन्हीं वादियों में घूम रहे हैं। तो सिनेमेटोग्राफर। कॉल ऑपरेटर, कॉल ऑपरेटर में क्या होता है कि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, बीएसएनएल है। ये टेलीकॉम कंपनियों के कॉल सेंटर होते हैं और उन कॉल सेंटरों में कॉल ऑपरेटरों की ज़रूरत होती है। तो एक हिंदी विद्यार्थी वहाँ पर कॉल सेंटरों में कॉल ऑपरेटर की जॉब प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो जीवन है वो सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो जनसंचार माध्यम का जो ये टॉपिक हमने आज किया है, इसके फीडबैक के लिए हमने कुछ मल्टीपल चॉइस के प्रश्न रखे हैं। फीडबैक कहते हैं कि फीडबैक के लिए जो मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होते हैं या ठीक होते हैं। तो फीडबैक में हमने सबसे पहला प्रश्न रखा है कि जनसंचार क्या है? संदेश का छोटा रूप, संदेश का बड़ा रूप, संदेश का सीमित रूप, इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है कि जनसंचार मास कम्युनिकेशन एक संदेश का बड़ा रूप होता है, विशाल रूप होता है, इसीलिए हमारा आंसर हुआ ब। दूसरा प्रश्न है जनसंचार के मुख्य कितने रूप हैं? स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है जनसंचार के मुख्य कितने रूप, यानी कि जो मास कम्युनिकेशन है उसके मुख्य अंग बताने हैं, यानी कि उसके कितने भागों में इसको बांटा गया है। 4, 3, 2, 1। तो हमने उसको 3 भागों में बांटा था, दृश्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य। तो इसीलिए हमारा उत्तर हुआ ब। समाचार पत्र की प्रवृत्ति कैसी है, यानी कि जो समाचार पत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? दृश्य होता है, श्रव्य होता है, दृश्य श्रव्य होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो समाचार में हमारी जो चक्षु है वो सक्रिय रहती हैं, इसीलिए समाचार पत्र दृश्य माध्यम है और हमारा आंसर हुआ ए। सिनेमा की प्रवृत्ति, सिनेमा कैसा है? सिनेमा श्रव्य है, दृश्य है, दृश्य श्रव्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो सिनेमा में हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं, चक्षु भी और कर्ण भी, तो इसीलिए ये दृश्य और श्रव्य माध्यम हुआ और आंसर हमारा हुआ स। अदालत का अंतर्राष्ट्रीय रूप क्या है, यानी कि जो अदालत कचहरी जो एक लौकिक रूप था, यानी कि आज उसका अंतर्राष्ट्रीय रूप क्या हो गया है? निर्वाचन, चुनाव, कोर्ट, उपर्युक्त तीनों। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय रूप कोर्ट है, तो इसीलिए हमारा आंसर हुआ स। जनसंचार में रोजगार की संभावनाएं, यानी कि जो जनसंचार है मास कम्युनिकेशन में एक हिंदी विद्यार्थी के लिए क्या क्या रोजगार है? पत्रकार, उद्घोषक, कॉल ऑपरेटर और उपर्युक्त तीनों। तो जनसंचार में मास कम्युनिकेशन में हिंदी विद्यार्थी एक पत्रकार भी बन सकता है,
उद्घोषक एंकर बन सकता है और कॉल ऑपरेटिंग भी कर सकता है। इसीलिए हमारा उत्तर हुआ उपर्युक्त तीनों यानी कि द। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के टॉपिक में हमने जनसंचार माध्यम पर चर्चा कर ली है। प्रयोजन मूलक हिंदी के पार्ट 3 या प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जो तीसरा पार्ट है अनुवाद, उसका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।